मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत में लोकतंत्र। वर्तमान में लोकतंत्र एक ऐसे शासन व्यवस्था के रूप में विश्व के अधिकतर देशों में विद्यमान है, या अगर हम कहें कि विश्व में अधिकतर देशों के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर यह नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करती है, उनको प्रोत्साहन प्रदान करती है, उसी के साथ निर्णय निर्माण प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करती है। अर्थात प्रत्येक स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ साथ निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनको भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार इन सारी विशेषताओं के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं से भिन्न होने के कारण अधिकतर देशों में स्वीकार्य है और उसको अपनाया जा रहा है। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बदली हुई परिस्थितियों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ साथ नवोदित राष्ट्रों के उदय के साथ इस व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय फलक पर और अधिक रूप से स्वीकार्य किया जाने लगा था। परंतु 1970 और 80 के दशक में जहां पर केंद्रीकृत व्यवस्थाएं अपनी सीमित जो उनकी विशेषताएं थी उनके कारण वह उतनी जो अपेक्षा उनसे की गई थी उसके परिणाम नहीं दे पा रही थी। तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था और उसके साथ में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और अधिक प्रचलित और उसी के साथ साथ लोगों के द्वारा उनकी स्वीकार्यता बढ़ती ही जा रही थी। भारतीय संदर्भों की बात करें तो भारत में संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की भी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आने वाले स्वतंत्र भारत में कार्य करेंगी और किस तरीके से लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए उनकी अपेक्षाओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। यद्यपि संविधान के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, परंतु भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की यदि बात करें तो यह प्राचीन समय से ही भारत में भिन्न भिन्न रूप में विद्यमान रही है। यद्यपि इसका स्वरूप वर्तमान व्यवस्था से भिन्न है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जिन विशेषताओं की या जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है वह भिन्न भिन्न रूप में भारत में विद्यमान रही हैं। यदि हम भारत में बात करें तो जो लोकतंत्र के लिए जो एक डायलेक्ट मेथड होता है जिसमें तर्क शास्त्र होता है, ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति के ऊपर आधारित होता है, यह व्यवस्था भारत में पहले से ही आरंभ थी। जो भारत का दर्शन है वो दर्शन इसी बात पर बल देता है या न्याय शास्त्र में भी इस बात पर बल दिया गया है कि मुद्दों का समाधान करने के लिए जो द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाए और उसी के आधार पर जो डायलेक्ट मेथड है उसमें से जो चीज सर्वोच्च होगी, जो चीज बेहतर होगी वह अपने आप सामने निकल कर आएगी। इसी का परिणाम था कि भारत में इस द्वंद्वात्मक पद्धति का डायलेक्ट मेथड का जो प्रयोग था वह प्रारंभ से ही किया जाता रहा था। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल का जो समय है, यद्यपि यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्थाएं उतनी मुखर नहीं है, परंतु जो कुछ मुगल शासक अगर हम प्रमुख रूप से नाम लें उसमें जो अकबर और दारा शिकोह हैं उनके द्वारा भी जो ये डायलेक्ट मेथड का प्रयोग है उनके द्वारा किया जाता रहा है और जो उसके आधार पर अपनी सुपरमेसी या अपने बातों के आधार पर अपने तर्कों को सिद्ध कर पाता था उनके द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता था। परंतु अगर हम ब्रिटिश कालीन
शासन की बात करें भारत में, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत मुखर रूप से तो नहीं रही, बल्कि जो जनता की मांगों के आधार पर सरकार के द्वारा समय समय पर कानून इस तरीके के लाए गए या जो अधिनियम लाए गए, उसमें जहां पर सरकार के स्वरूप की बात है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की रखने की बात है, तो वो निश्चित रूप से इस बात को बल देता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विशेषताओं का भारतीय शासन व्यवस्था में धीरे धीरे प्रयोग हो रहा था। परंतु स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो औपनिवेशिक काल में लोगों जो उनके अधिकार थे, वो उनका वह प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, उनका जो स्वराज्य की अवधारणा थी वह साकार रूप नहीं ले पा रही थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने यह आशा रखी थी या यह अपेक्षा भी रखी थी अपनी सरकार से कि आने वाले समय में उन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इसी का परिणाम था कि भारत में संविधान निर्माताओं के द्वारा उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा भविष्य में आने वाले जो परिस्थितियां रहेंगी, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित होंगी, उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा, उसका विश्लेषण संविधान निर्माताओं के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से कर लिया गया था। जब भारत में स्वतंत्र शासन व्यवस्था को हम कहें, भारत अस्तित्व में आया या संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई, तो भारत की परिस्थितियां भिन्न थीं, क्योंकि जो यह मॉडल है, जो वर्तमान में लोकतंत्र का मॉडल हमारे समक्ष या सभी देशों में विद्यमान है, वह बेसिकली पाश्चात्य देशों की से निकलकर जो विकासशील देश हैं या नवोदित राष्ट्र हैं, उनके द्वारा उस अवधारणा को अपनाया गया है। तो जो 18वीं और 19वीं सदी में जो पाश्चात्य देश थे, उनमें जो औद्योगिकरण हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप जो आर्थिक विकास हुआ था, उसी के साथ जो व्यवस्था चल रही थी, जहां पर कि लेखन कार्य हो रहा था, स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप लोगों में जो चेतना जागृत हो रही थी, सामाजिक जागरूकता आ रही थी, उसी का परिणाम था कि जो व्यवस्थाएं थी वो परिवर्तित हो रही थी और उसके आधारों पर उन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन देशों में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही थी। जो 1950 का दशक है, जहां पर भारत और अन्य देश भी स्वतंत्र हुए हैं, तो जो भारत की परिस्थितियां हैं उस समय पर, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1950 में हमने अपना संविधान अंगीकृत किया, तो उस समय पर भारत की परिस्थितियां हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उसी के साथ जो सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही है वह भी विद्यमान है, इसी के साथ साथ औद्योगिकरण की जो गति है वह भी धीमी है। तो कुल मिलाकर जो एक व्यवस्था है वो इस तरीके की है जहां पर कि समानता का अभाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो विद्यमान नहीं है, उसी के साथ साथ आर्थिक विकास भी नहीं है। और ऐसे परिस्थितियों में देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर लेकर जाने के लिए संविधान निर्माताओं के द्वारा जिस राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया, संविधान में अपनाया गया, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो इन सारी चीजों पर बल देती है कि किस तरीके से जो समानता के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, अधिकारों की रक्षा की जाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि होगी। तो इन सारे संदर्भों के तहत भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था। अर्थात जो पाश्चात्य व्यवस्थाएं हैं और जो भारतीय व्यवस्था है, तत्कालीन समय की दोनों में अंतर है। जहां पर लोग पाश्चात्य देशों में सामान्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के फलस्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ है, वहीं पे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा गया है, कि प्रयास किया गया है कि अगर भारत में आने वाले समय में लोकतांत्रिक संस्थाएं होंगी, प्रक्रियाएं होंगी, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। इन्हीं संदर्भों में भारत
भारतीय संविधान में जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं वो निश्चित रूप से उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं। यद्यपि जो संविधान जो स्वतंत्रता पश्चात के जो पहली पीढ़ी के अगर जिन्हें हम नेता कहें, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जो उन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते थे, उन्होंने प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और उन अपेक्षाओं को पूरा करने का भी प्रयास किया था। जो भारत में संविधान है उसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात की गई है, ये वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो उनको और मजबूत करती हैं। अर्थात भारतीय संविधान की हम बात करें तो उसमें जो संघात्मक शासन व्यवस्था की बात है, जहां पर की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है, क्योंकि जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो दूसरी जो संघात्मक व्यवस्था है जो विशेष रूप से जानी जाती है अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था, उससे भिन्न है। यहाँ पर कि केंद्र को मजबूत रखकर अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जबकि राज्यों के पास में सीमित शक्ति हैं। यद्यपि केंद्र एवं राज्य दोनों ही अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करते हैं और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं उनमें जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु राज्य और केंद्र में मतभेद या संघर्ष होने की स्थिति में केंद्र के कानूनों को ही वरीयता प्रदान की जाएगी। परंतु इस संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत जो मुख्य चीज है वह है कि भारत में उन सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का, उनको कानून निर्माण के अधिकार देने का, जिससे कि वह उनकी सहभागिता बनी रहे, इस व्यवस्था में उनका विश्वास बना रहे, उस पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ जो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई है, जहां पर लोकसभा में समस्त देश से जो चुनकर आते हैं प्रतिनिधि, उनसे गठित ये लोकसभा होती है। वहीं पर राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वहां पर राज्यों को विशेष इन प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यसभा का जो गठन हुआ है, वहां पर राज्यसभा में राज्यों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको विशेष रूप से लाकर उनके द्वारा जो राज्य के प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसी के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के साथ उन्हें और साकार रूप प्रदान करने के लिए जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है वो भी महत्वपूर्ण है। ये मौलिक अधिकार जहां पर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, वहीं अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोर्ट जाने का या न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है। अर्थात ये मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य होने के कारण इनकी जो महत्ता है, इनकी जो सारगर्भिता है वो बढ़ जाती है। और वर्तमान समय की अगर हम परिस्थितियों पर प्रकाश डालें तो व्यक्ति जो भारत में है उनके द्वारा इन मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ने व्यक्तियों के अधिकारों को निश्चित रूप से उन्हें संरक्षित किया है। इसी के साथ जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यद्यपि ये सरकारों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, परंतु इन नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन हेतु लोगों के जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें जो सुविधाएं हैं, उन्हें उपलब्ध कराने हेतु सभी सरकारों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका प्रयोग किया जाता रहा है, जो इस दिशा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। इसी के साथ साथ जो भारत में विशिष्ट वर्गों के लिए जो किन्हीं कारणों से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है राजनीतिक संस्थाओं में, प्रक्रियाओं में, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इनको अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए इस विशेष व्यवस्था के तहत उनको प्रतिनिधित्व उनका सुनिश्चित कराना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। इसी के साथ साथ जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो जर्नी है, वो यात्रा है, वो अभी मात्र 7 दशक की है। यद्यपि
हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं विद्यमान रही हैं, परंतु जिस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं उस दृष्टि से भारत की यात्रा अभी 7 दशक की है। तो उस 7 दशक की यात्रा में जो भारत ने जो सफलता पाई है इस दिशा में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान बात करता है कि नियमित चुनाव होंगे और इन नियमित चुनावों का अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही नियमित चुनावों की व्यवस्था रही है, अर्थात सत्ता परिवर्तन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इन चुनावों के माध्यम से होता रहा है, जो कि किसी भी एक देश के लिए जो अभी मात्र 7 दशक जिसके ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरा अपनाया है और जहां पर उसके साथ के जो और नवोदित राष्ट्र हैं वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत लचीली है और परिवर्तित होती रहती है। भारत जैसे देश में इस व्यवस्था को जो संविधान में अपनाया गया है, नियमित चुनाव के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन, वह दिनों दिन और समृद्ध होती जा रही है और लोगों का विश्वास भी इस व्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। सभी समूहों का, क्योंकि भारत जो एक देश है ये एक बहुलतावादी देश है जहां पर जो हम कहते हैं ना कि बहुत तरीके की विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हैं, बहुत तरीके के, बहुत भौगोलिक दृष्टि से भारत एक बहुत विस्तृत देश है जो विभिन्न इसकी प्रकृति के आधार पर इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। धर्म के आधार पर बहुत धर्मों के लोग भारत में मानने वाले हैं, जाति बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। तो उन सभी का प्रतिनिधित्व किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में बना रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसने न केवल इन समूहों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका विश्वास पैदा किया है, उसे बनाए भी रखा है और बनाए रखने के साथ साथ उसे और मजबूती भी प्रदान की है, जो कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी के साथ जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं भारत में, उन संस्थाओं में भी उनकी जो गति है, उनकी जो सक्रियता है, उनका जो लोकतांत्रिकरण है वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चुनावों को नियमित कराने के लिए, फ्री और फेयर रखने के लिए जो चुनाव आयोग की व्यवस्था है, वह चुनाव आयोग भी स्वतंत्रता के पश्चात से और अधिक लोकतांत्रिक होकर हमारे समक्ष उभरा है। लोगों का विश्वास बढ़ा है। दिन प्रतिदिन जो चुनाव होते हैं भारत में, चाहे वो स्थानीय स्तर के हों, केंद्र के हों, राज्यों के हों, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्व को बहुत ही मजबूत ढंग से निभाकर लोगों का विश्वास जीतने में हम कहें सफल रहा है। भारतीय लोकतंत्र का विस्तारीकरण भी हुआ है, क्योंकि देश के लोकतंत्र का विकास तभी होगा जब प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं होंगी, लोगों की सहभागिता होगी। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लोगों की सहभागिता को स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का गठन स्थानीय स्तर पर भारत के संवैधानिक संशोधन 73वें एवं 74वें संशोधनों के माध्यम से किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं का गठन करके स्थानीय स्तर के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करके जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तारीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी महत्व को और जब बढ़ जाता है जब इन संस्थाओं में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो समाज का ऐसा वर्ग जो अभी तक नीति निर्माण में किन्हीं कारणों से पीछे रहा है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण की व्यवस्था है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए। यह जो 1/3 सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था है, यह उनकी जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है, उसी के साथ साथ लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करती है कि स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नीतियों का निर्माण किया जाए, उनका क्रियान्वयन किया जाए और उसी के साथ साथ उन्हें लागू करते हुए उनका मूल्यांकन भी कर लिया जाए कि किस तरीके की कमी यहाँ पर रह गई है। अगर स्थानीय स्तर
करके लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा इस तरीके की कमियों को स्वयं महसूस किया जाता है और आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है, तो यह राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर की जो सरकारें हैं उनके लिए जहां पर ये आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर ये फीडबैक प्रदान करने का भी कार्य करते हैं कि भविष्य में राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो नीतियां बनाई जाएं, जिन नीतियों का निर्माण किया जाए, वो और अधिक लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो नीतियां और अधिक प्रभावी हो सके और अधिक लोकतांत्रिक हो सके। इसी के पश्चात भी भारत में अगर हम कहें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जहां 1993 में ये संवैधानिक संशोधन आए थे, उसी के साथ साथ जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, यह भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2005 में सरकार के द्वारा सूचना के अधिकार को लागू करके जहां पर लोगों को सशक्त बनाने का काम किया गया है, क्योंकि जब जनता के पास में अपनी राज्य व्यवस्था से संबंधित सूचनाएं होंगी, उन्हें सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा, उन्हें जानने का अधिकार होगा कि जो प्रतिनिधि उनके हैं या व्यवस्था में जो उनके लिए नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, कैसे लागू होने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जब वो उससे अवगत होंगे तो निश्चित रूप से सशक्त होंगे। यह सशक्तता नागरिकों को और आगे लेकर आती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। भारत में भी इसी सूचना के अधिकार के तहत जो व्यवस्था की गई है, उससे नागरिकों का भी सशक्तिकरण हो रहा है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी सशक्त हो रही है। इसी के साथ साथ जो दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन आ रहा है। जो शिक्षा के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के तहत ये जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क एवं हम कहें जो कंपलसरी एजुकेशन है, उसके लक्ष्य को निर्धारित करते हुए भी बच्चों के अधिकार को, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो है व्यवस्था की गई है, वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ये भी लोकतंत्र की व्यवस्था को जड़ों से मजबूत करती है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए कुछ शर्तों का आवश्यकता पूरा होना होता है, तो यह उन शर्तों को पूरा करने में और महत्वपूर्ण भूमिका की निभा करती है। शासन को और अधिक गतिशील बनाने के लिए जो सरकार के द्वारा सदशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना अपना उद्देश्य रखा गया है, वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जहां सदशासन के लक्ष्य को पिछली सदी के अंतिम दशक में उसका आरंभ हुआ था, सफलता मिल रही थी, वहीं भारत में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी थी। और अगर हम वर्तमान सदी में देखें तो सरकारों के द्वारा इस दिशा में जो निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो उद्देश्य रखे जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर बात होती है कि सिटीजन फर्स्ट अर्थात नागरिक प्रथम है, उसी को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए और जो भी नीतियां हों वो उसी को दृष्टिगत रखते हुए कि किस प्रकार कम से कम शासन करते हुए उस व्यक्तियों का अधिक से अधिक विकास किया जा सकता है, लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है, उस ट्रांसपेरेंसी को, उत्तरदायित्व को और उसी के साथ साथ जो लक्ष्य है भी उसको उत्तरदायी बनाने के लिए किस तरीके से उसे प्राप्त किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो राइट टू फूड का है कि सभी को खाद्य पदार्थों की जो उपलब्धता है वो सरकार के द्वारा कराई जानी चाहिए और सरकार के द्वारा इस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, सब्सिडी के माध्यम से कम या हम कहें न्यूनतम शुल्क पर लोगों को फूड उपलब्ध कराना, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है लोकतंत्र व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए। इसी के साथ स्वतंत्रता के पश्चात से अगर हम देखें जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भारत में अपनाई गई हैं, अगर उनका व्यवहारिक धरातल पर हम मूल्यांकन करें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो सबसे पहली चीज है कि स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ है वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार का
तनाव की स्थिति नहीं रहती है। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, बहुमत की सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है, सरकारें बनती हैं और बहुत अच्छे से अपना कार्य करती हैं। कोई तानाशाही नहीं रही। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के साथ के जो अन्य नवोदित राष्ट्र हैं, जहां कहीं पर तानाशाही की स्थिति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, कभी तानाशाही कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत के हम आसपास के देशों में भी देख सकते हैं। भारत इन सब का अपवाद रहा है और किसी भी तरह की तानाशाही व्यवस्था से दूर रहा है। सभी लोगों ने की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता है, साझेदारी है, वो राज्य स्तर की सरकारों में, केंद्र स्तर की सरकारों में जो संविधान के द्वारा स्थापित की गई थी और संवैधानिक संशोधन के तहत जो स्थानीय स्तर की राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया गया है, उनके माध्यम से भी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो रही है और हमारी व्यवस्थाएं नियमित चुनाव के माध्यम से और अधिक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं निरंतर विकास की तरफ बढ़ रही हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करके बढ़ रही हैं। क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव है वह भी निश्चित रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तारीकरण की बात करता है। जहां पर स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 2 दशक तक एक ही दल का आधिपत्य रहा था, वहीं उन क्षेत्रीय आधार पर जो लोग थे जिन्होंने कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये आशा लगाई थी कि आने वाले समय में जो उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, जो उन्होंने अपेक्षाएं रखी हैं सत्ता से वो पूरी हो जाएंगी, जो किन्हीं कारणों से सारी पूरी नहीं हो सकी थी, उसी का परिणाम था कि क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों के उदय ने उन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनकी मांगों को दृष्टिगत रखने के लिए जो प्रयास किए हैं वो निश्चित रूप से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। भारत में वर्तमान में जो बहुदलीय व्यवस्था है वह भी उसी का परिणाम है कि जो दलीय व्यवस्था उभर रही है उसमें किसी दल की तानाशाही नहीं है। दल अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के द्वारा उन्हें चुना जाता है। ना ही कोई राजनीतिक दल इस बात के लिए एश्योर हो सकता है कि अगर उसे इस बार सत्ता मिली है तो उसे हर बार उसको सत्ता मिलेगी या वह हर बार सत्ता में बना रहेगा। नहीं, ये जहां लोकतंत्र में जनता कहते हैं कि सुप्रीम है, द अल्टीमेट पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, तो द सेम भारत में भी यही हो रहा है। जनता के द्वारा राजनीतिक दलों के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें चुनकर भेजा जा रहा है और इस तरीके की व्यवस्थाएं आ रही हैं जो और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती हैं। यद्यपि अगर हम कहें कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और समृद्ध होने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए कुछ और चीजों का होना आवश्यक है, जो हम पूर्व शर्त के रूप में कह सकते हैं या लोकतंत्र व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कह सकते हैं, उसमें है कि जैसे भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक काल ऐसा जरूर रहा है जिसे हम 1975 से 1977 का कह सकते हैं, जब भारत में आपातकाल की स्थिति रही है। उस आपातकाल के दौरान न केवल नागरिकों के जो अधिकार थे वो सस्पेंड रहे थे, बल्कि जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए थे वो भारतीय लोकतंत्र के ऊपर के काल में एक ऐसा समय है जो उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरीके से उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। परंतु यह भी सत्य है 1977 के पश्चात जब चुनाव हुए थे तो उन्हीं भारतीय लोगों ने, भारत की जनता ने उस दल को सिरे से नकार कर यह स्थापित कर दिया था कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सुप्रीम है। जो उन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता करेगा, उनको अलग रखने का प्रयास करेगा, जनता के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चुनाव ने इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए राजनीतिक दलों को एक बहुत ही हम कहें स्पष्ट मैसेज दे दिया था कि किस प्रकार की व्यवस्था जनता चाहती है। यद्यपि चुनाव के दौरान हम कहें जो धन का प्रयोग हमारे यहाँ पर हो रहा है, उसी के साथ विचारधाराहीन राजनीति, अवसरवादिता की राजनीति जो है उसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को थोड़ा कमजोर किया है। उनकी जरूरत है
विचारधारा आधारित राजनीति की, अवसरवादिता का लाभ न उठाकर मूल्यों के आधार पर राजनीति की जाए। जो जागरूकता है लोगों की उसे अधिक से अधिक बनाकर किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भारत में गठबंधन सरकारें रही हैं और वर्तमान परिस्थितियों में भी हम देखें तो इस तरीके की व्यवस्था को हमें स्वीकारना होगा कि राज्यों में भी और केंद्र में भी कभी कभी जब दल को बहुमत नहीं मिल पाता तो ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकारें ही बनती हैं। परंतु ये गठबंधन सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को साथ लेकर चलें, उन्हें बढ़ावा दें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो रखा गया है उनके लक्ष्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन प्रणालियों के तहत ही प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो और अधिक मजबूत हो सके। सरकारों के द्वारा शिक्षा के स्तर में स्वतंत्रता के पश्चात से तीव्र वृद्धि हुई है। यद्यपि जो हमारा 18% के आसपास था, आज हम 70 से ऊपर पहुंच गए हैं और आगे आने वाले समय में भी हम शिक्षा के स्तर में और वृद्धि करेंगे। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे शिक्षा के स्तर में वृद्धि होती जाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध होती जाएगी। समानता के अवसर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो प्रोविजंस हमारे संविधान में रखे गए हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर जिनका निर्धारण किया गया है, उनको और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है कि समाज के हर व्यक्ति का, हर समूह का, हर जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहे, उसे यह विश्वास हो, उसे यह स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि उसका जो सहभागिता है वह सारगर्भित बनी हुई है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है वो भी महत्वपूर्ण है, जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य कर रही है। जहां भी कहीं ऐसे तनाव की स्थिति आती है तो हमारी न्यायपालिका के द्वारा सक्रियता के साथ उन मुद्दों को उठाया जाता है। और हम कहें कि भारत में जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, जब उनके पास कोई उम्मीद होती है तो वो न्यायपालिका की तरफ देखते हैं और न्यायपालिका के द्वारा भी जो निर्णय दिए गए हैं वो इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्होंने लोगों के विश्वास को बढ़ाया है। और इस स्वतंत्र न्यायपालिका ने हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको और मजबूती प्रदान की है। तो अगर स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक हम देखें, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की यात्रा 7 दशकों की है, वो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती को स्पष्ट करती है। और जो प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं और वर्तमान में भी समय परिवर्तन के साथ साथ किए जाते रहे हैं, आने वाले समय में यह प्रावधान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो लोग हैं वो व्यवस्था में महसूस कर सकेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर व्यवस्था आधारित है। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के द्वारा उनका प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की जा रही है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और भारत जैसे देश के लिए जो अभी इन सभी संस्थाओं के विकास की गति प्रक्रिया में है, तो निश्चित रूप से ये सारे प्रयत्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो और परिस्थितियां हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, उनके ऊपर भी सभी के द्वारा मिलकर उनको और सशक्त बनाया जाएगा, शक्तिशाली बनाया जाएगा। धन्यवाद।